सभी का स्वागत है। मैं हूं सुमित कुमार, आपका झारखंड जीके फैकल्टी। और आज के इस वीडियो क्लास में मैं आपको झारखंड के जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन हैं, जैसे जेपीएससी, जेएसएससी जिसका नोटिफिकेशन आउट हो चुका है, और फिर आपका जेएसएससी में ही एक्साइज कांस्टेबल, और आपका जेएसएससी में ही आपके डिप्लोमा लेवल के जितने भी एग्जामिनेशन हो रहे हैं, ठीक है, उन सारे एग्जामिनेशन में आपका झारखंड जीके से क्वेश्चंस हर बार पूछा जाता है और आपके सिलेबस में वो साफ तौर पे लिखा है। तो झारखंड जीके आपके लिए कितना इंपॉर्टेंट है उसके बारे में एक छोटा सा मैं आपको जानकारी दे दूँ। जैसे कि आपके जेएसएससी चाहे एक्साइज कांस्टेबल की किसी भी एग्जामिनेशन की बात करूँ, मैं किसी भी परीक्षा की बात करूँ, तो 40 क्वेश्चन आपके झारखंड जीके से पूछे जाते हैं। और अगर जेपीएससी की बात करें तो प्री में 200 में से 110 क्वेश्चन झारखंड से पूछे जाते हैं। तो कुल मिला के आप झारखंड के जनरल नॉलेज का महत्व देख सकते हो, झारखंड के सामान्य ज्ञान का महत्व देख सकते हो कि किस तरीके से झारखंड के क्वेश्चन आपके सभी परीक्षाओं में पूछे जा रहे हैं। अब हम बात करते हैं कि भाई झारखंड जीके पढ़ने का हमारा जो स्रोत होगा, हमारा जो सोर्स होगा, हमारा जो तरीका होगा, अप्रोच होगा, वो क्या होगा। तो सबसे पहले हम ये सिलेबस देख लेते हैं कि झारखंड के जितने भी परीक्षाएं हैं, ठीक है, चाहे वो जेपीएससी हो, जेएसएससी हो, या फिर किसी भी अन्य परीक्षाओं का जो पूरा सिलेबस है वो कितने अलग अलग भागों में बटा हुआ है। तो सबसे पहले आता है झारखंड का इतिहास, जहाँ से आपको क्वेश्चन मैक्सिमम बहुत ज़्यादातर क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं। झारखंड का आंदोलन अगर आपको पता हो तो यहाँ संथाल विद्रोह से लेके हूल विद्रोह से लेकर के कई सारे विद्रोह हुए, जिसके कई सारे नायक रहे, जैसे बिरसा मुंडा हमारे, ठीक है, और भी बहुत सारे। उसके बाद झारखंड के आंदोलन को हमें देखने के बाद झारखंड की विशेष पहचान को भी देखना है। विशेष पहचान का मतलब है कि जब आपको पता है कि झारखंड जो है वो पूरी तरह से खनिज संपदा से परिपूर्ण है, और यहाँ पे कोयला, लौह अयस्क, ठीक है, यूरेनियम, कई तरह के खनिज पाए जाते हैं। और हमारा खनिज का जो बेल्ट है वो कहाँ कहाँ पे है, खनिज पाए जाते हैं, कौन कौन से खनिज किस राज्य में के किस जिले में पाए जा रहे हैं, ठीक है, झारखंड राज्य के किस जिले में पाए जा रहे हैं, वो सारी चीज़ें हमें यहाँ पे पढ़नी होगी। फिर झारखंड के साहित्य और साहित्यकार, जैसे आपने बहुत सारे साहित्यकार का नाम सुना होगा, जैसे गिरधारी राम गोंझू, ठीक है। फिर आपके उनके साहित्यकार से आपको बुक्स भी है जो अलग अलग जेएसएससी में आपको पढ़ने होते हैं। उसके बाद झारखंड की स्थापना, झारखंड की स्थापना का मतलब है कि 15 नवंबर 2000 को जब झारखंड राज्य बिहार से अलग हुआ, उसकी स्थापना हुई, तब हमारी स्थिति क्या थी, तब हमारे पास स्रोत क्या थे, तब हमने किस तरीके से अपने राज्य गठन किया, और उस वक्त कितने राज्य थे, उस वक्त कितने जिले थे, और बाद में हमारे और कितने नए जिले बने, वो सारी चीज़ें हमें देखनी होंगी, ठीक है। उसके बाद झारखंड का भूमि काश्तकार अधिनियम, ठीक है, जिसमें आपको सीएनटी और एसपीटी एक्ट पढ़ना होता है, ठीक है। सीएनटी का मतलब क्या हुआ, छोटा नागपुर टेनेंसी एक्ट, ठीक है, और संथाल परगना टेनेंसी एक्ट। तो दो तरह के जमीनी यहाँ पे अधिनियम जो चल रहे हैं वो हमें पूरा पढ़ना होता है। संथाल परगना मतलब जो संथाल परगना की 6 जिलों में लागू है, और छोटा नागपुर बाकी सारे जगहों पे लागू है। फिर झारखंड में आर्थिक सुधार, आपको पता है कि भाई इकोनॉमिक रिफॉर्म आया झारखंड में, जिस तरीके से देश में इकोनॉमिक रिफॉर्म आया उसी तरीके से झारखंड में भी कई बार आर्थिक सुधार किए गए। आर्थिक सुधार का जो स्रोत रहा वो क्या क्या रहा, तो यहाँ पर हमारे जो लॉयर्स पाए जाते हैं, यहाँ पे हमारे जो मिनरल्स वगैरह हैं, इसके बाद यहाँ पर जितनी भी हमारी नदियाँ हैं, ठीक है, जिस पे आपके कई सारे प्रोजेक्ट काम कर रहे हैं, कई सारे डैम काम कर रहे हैं, जिससे हमें आर्थिक लाभ होता है, उसके लिए हम लोगों ने सुधार के लिए क्या क्या किया, ठीक है। फिर झारखंड के खेल, तो खेल में भी झारखंड कहीं किसी से पीछे नहीं है, ठीक है। झारखंड में आपको पता है कि झारखंड के खेल और खिलाड़ी की अगर हम बात करें तो झारखंड के महेंद्र सिंह धोनी, जो कि क्रिकेट के इंडियन क्रिकेट टीम के कप्तान रहे हैं। इसके अलावा झारखंड से आपके और भी बहुत सारे खिलाड़ी आए हैं। अब जैसे नए खिलाड़ी की अगर मैं बात करूं तो सहवाग नदीम, जो झारखंड के धनबाद जिले से हैं। और इसी तरीके से झारखंड के खेल और खिलाड़ियों को देखते हुए हमने कि हमारे कौन कौन से खिलाड़ियों ने ओलंपिक खेला है, ठीक है, ये सारी चीज़ें देखते हुए, या फिर अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे, राष्ट्रीय लेवल पे कि इन्होंने पार्टिसिपेट किया है, कि इन्होंने अपना योगदान दिया है, वो सारी चीज़ें खेल और खिलाड़ी का हम देखेंगे। देखने के बाद हमारा जो अगला टॉपिक आता है वो झारखंड की नीतियाँ, ठीक। 15 नवंबर 2000 से जब से झारखंड बना, झारखंड में जो जितनी भी सरकारें आई, चाहे वो बाबूलाल मरांडी की पहली सरकार हो बीजेपी की, या फिर अभी करंट में चल रहे आपके झारखंड मुक्ति मोर्चा के आपके हेमंत सोरेन की सरकार हो, सभी सरकारों ने अपनी अपनी पॉलिसीज़ निकाली, ठीक है। या तो वो पॉलिसीज़ जो आई हमारी
वो यहाँ के उग्रवादियों को लाभान्वित करने के लिए जो पॉलिसीज आई, ठीक है। और या फिर आप कह सकते हो कि यहाँ पे महुआ हड़िया बेचने वाले जो जितने भी महिलाओं हैं उनके लिए आशा योजना आया है, ठीक है, या फूलो झानो योजना आया है। ये जितनी भी योजनाएं हैं जो इम्पोर्टेंट सारी योजनाएं हम देखेंगे, ठीक है। अब झारखंड के उद्योग का विकास, झारखंड के उद्योग का विकास कैसे होगा? तो जैसा कि आप लोगों को पता होगा कि हमारा जो सेकंड 5 ईयर प्लान था उसमें झारखंड में आपको बोकारो स्टील सिटी यानी कि बोकारो स्टील की स्थापना की गई और उसके तर्ज पे उसके काफ़ी विकास किया गया। उसके पहले ही हमारा यहाँ पे 1911 में टाटा टिस्को जो था वो पहले से इस्टेब्लिश था JRD टाटा की योगदान से, और वो जो है काफ़ी ख्याति बटोर रहा था पूरे भारत में, क्योंकि भाई एक अकेला ऐसा भारत का पहला आयरन एंड स्टील कंपनी था जो कि काफ़ी बड़े पैमाने पे चलाया जाता था और ये देश के कोने कोने में अपने उद्योगों के थ्रू अपना जो सामग्री है आयरन से रिलेटेड जितनी भी चीज़ें हैं वो पहुंचा रहा था। फिर झारखंड में जितनी भी योजनाएं चल रही हैं, ठीक है, करंट में भी और पिछली कुछ योजनाएं, ठीक है, जैसे मैंने भी एक और योजना की बात की थी फूलो जानो योजना, ठीक है, और ये सारी चीज़ें हम यहाँ पे पढ़ेंगे। फिर वन पशु, जैसे कि आपको पता हो कि 1932 में झारखंड में पहला हाथी गणना हुआ था 1932 में, ठीक है, और वो झारखंड में कहाँ हुआ था, और उसके अलावा और झारखंड में कितने सारे वन्य जीव अभ्यारण्य हैं, कितने सारे जो हैं आपके यहाँ पे पशु कितने तरह के पाए जाते हैं, कहाँ पे कौन से पशु की जो है आपके जनसंख्या ज़्यादा है, या फिर आप ये कह सकते हो कि अभी हाल ही में जितने पशु आए हैं, जैसे कि अभी हम लोगों ने कुछ आपका जिम कॉर्बेट पार्क से कुछ पशुओं को मंगाया है, तो ये सारी चीज़ें करंट में जितनी आती हैं और इसके अलावा पिछली जितनी भी चीज़ें थी, ठीक है, वो हम पढ़ेंगे। जैसे कि मैं क्वेश्चन बताऊँ, पूछा गया था कि अभी हाल में ही किसी बाघिन की मृत्यु हो गई है झारखंड में, एक बहुत ही फेमस पशु बाघिन की मृत्यु हो गई है, वो उसका नाम क्या था? तो अब जैसे उस बाघिन का नाम था क्या? मछली, ठीक है, तो उसका नाम, उसकी मृत्यु हो गई थी और ये आपसे क्वेश्चन पूछ लिया गया। तो इसी तरीके से बहुत सारी चीज़ें हम पढ़ेंगे। फिर पर्यावरण से रिलेटेड, जैसे कि आपको पता हो कि अभी पर्यावरण में अगर हम बात करें तो फॉरेस्ट में हमारा जो योगदान है वो 29.67%, ठीक। तो हमने हमारा पर्यावरण किस तरीके से काम कर रहा है, हमने अब हमारा वन आरक्षित क्षेत्र सबसे ज़्यादा कहाँ पे है, जैसे लातेहार में सबसे ज़्यादा वन पाए जाते हैं, ठीक है, और सबसे कम कहाँ पे है तो जामताड़ा। तो अब ये जामताड़ा जिला कहाँ है, आपका लातेहार जिला कहाँ है, इनका जो परसेंटेज है फॉरेस्ट लेवल का वो क्या है, ये सारी चीज़ें हम पढ़ेंगे। फिर आपदा प्रबंधन पे हम आएंगे। आपदा प्रबंधन का मतलब है कि झारखंड में जितनी भी आपदाएं हो रही हैं उसके प्रबंधन के लिए जो यहाँ पे सरकार के द्वारा यहाँ पे कमेटी गठित की गई है। जैसे मैं अगर बात करूँ NDMA, नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट, ठीक है, जो कि पूरे इंडिया लेवल पे काम करता है। उसी तरीके से झारखंड में कौन सा है? SDMA, स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट। तो स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट के जो हैं आपके इसके प्रमुख कौन होते हैं, कौन इसे देख रहे होते हैं, या फिर आपके किसी डिस्ट्रिक्ट में हो जाए तो डिस्ट्रिक्ट डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट। तो ये सारी चीज़ें हम यहाँ पे देखेंगे कि भाई SDMA झारखंड में कब लागू हुआ, 2010, 2011, 2012, 2013, कई सारी चीज़ें हम आपदा प्रबंधन में भी पढ़ेंगे। झारखंड में कितनी तरह की आपदाएं आ सकती है, ठीक है। तो अगर आपको पता होगा कि झारखंड में भाई सबसे बड़ी आपदा जो आई थी, ठीक है, वो क्या थी, तो वो सबसे बड़ी आपदा जो थी आपके कोयला खनन क्षेत्र झरिया में लगी हुई आग जो थी, इसके कारण कई लोग वहाँ मर गए थे, ठीक है। ये सारी आपदाएं हैं हमारे। फिर यहाँ पे बाढ़ भी आ जाती है, यहाँ पे सूखा भी काफ़ी पड़ता है। हमारे जो आपके नॉर्थ वेस्ट के जितने भी ज़िले हैं, जैसे आपका पलामू हो गया, लातेहार हो गया, पलामू लातेहार हो गए, ये सारे ज़िले क्या है, सूखे से ग्रसित रहते हैं। फिर हमारे जो नॉर्थ ईस्ट के जितने भी ज़िले हैं वहाँ पे गंगा नदी के प्रवाह के कारण साहेबगंज, गोड्डा, आपका देवघर, ये सारे ज़िले जो हैं यहाँ पर काफ़ी अच्छी मात्रा में फसल होते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हम अपने आपदा प्रबंधन के हिसाब से और अपने पर्यावरण के हिसाब से देखते हुए, नदी जल वल ये सारी चीज़ें देखते हुए हम इसे पूरी तरीके से पढ़ेंगे। फिर झारखंड का आर्थिक सर्वेक्षण, ठीक है, जो कि ज़्यादातर क्वेश्चन जिसमें करंट अफेयर से पूछ ले जाते हैं। इकोनॉमिक सर्वे जो हुआ है रिसेंटली, जो इकोनॉमिक सर्वे हुआ उससे कई बार पिछले इकोनॉमिक सर्वे से भी क्वेश्चन आता है, तो वो सारी चीज़ें। फिर झारखंड का करंट अफेयर जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, करंट अफेयर झारखंड का, ठीक है। फिर झारखंड में आर्थिक विकास, झारखंड में आर्थिक विकास भाई किस किस कारण से हुआ है, तो यहाँ पर बहुत सारे प्रोजेक्ट लाए गए हैं। यहाँ पर डैम्स का चल रहा है, जैसे मैथन डैम है यहाँ पर चल रहा है हमारा प्रोजेक्ट, जिसमें आपको बिजली उत्पादन किया जा रहा है। फिर और भी बहुत सारी चीज़ें हम यहाँ पर देखेंगे, ठीक है। तो अब हम बात करते हैं भाई आगे कि हमारा ऐतिहासिक स्रोत क्या होगा, ठीक है। अब आपको पता है कि किसी भी क्षेत्र का
ठीक है। अगर आपको ऐतिहासिक स्रोत जानना है तो वहां पर आपको दो बातें काम करेंगी। पहला, या तो वहां पे पुरातात्विक विभाग ने कुछ खुदाई वगैरह की हो, तो हमें जो पुरातात्विक स्रोत मिलते हैं, पुरातात्विक जो स्रोत मिलते हैं, उनके थ्रू हम क्या करते हैं, हम ये आइडिया लगाते हैं कि हाँ भाई यहाँ पर क्या क्या चीज़ें पाई गई है और इसका इतिहास क्या रहा होगा। ठीक है। तो मैं अगर बात करूँ पुरातात्विक स्रोत की, तो 1 लाख ईसा पूर्व, 1 लाख ईसा पूर्व यहाँ पर क्या पाया गया था, तो यहाँ पे पैलियोलिथिक उपकरण पाए गए थे। ठीक, यहाँ पे पैलियोलिथिक उपकरण पाए गए थे। और ये पैलियोलिथिक उपकरण जो थे, किस चीज़ के थे, जाहिर सी बात है पत्थर के होंगे। ठीक है। उसके बाद और यहाँ पर क्या पाया गया पुरातात्विक स्रोत में, तो कई सारी चीज़ें पाएगी, लेकिन हम कुछ कुछ चीज़ों को यहाँ पे नोट डाउन करेंगे। जैसे आपको मैं मैप दिखाऊं, ये है हमारा पूरा झारखंड का मैप। ठीक है, जिसमें टोटल 24 जिले आपके हैं। ठीक है। अगर आप देखोगे तो ये वाला एरिया जो है साहिबगंज, गोड्डा, पाकुड़, दुमका, देवगढ़, ये संथाल परगना में आता है। और रेस्ट जितने भी हैं वो कहाँ हैं, छोटा नागपुर परगना में आता है। ठीक है। तो छोटा नागपुर परगना में आता है, मतलब छोटा नागपुर टेनेंसी एक्ट के तहत आता है, जो मैंने अभी आपसे जमीनी आपके लैंड एक्ट की बात की थी। ठीक है। तो अब आपका जो बोकारो का जिला है यहाँ, ठीक है, यहाँ पर क्या पाया गया था, तो यहाँ पर पाया गया हमारा हस्तकुठार। ठीक है। तो हस्तकुठार बोकारो से पाया गया। और अब बोकारो के जस्ट ऊपर आप देख रहे हैं, ये एक जिला है हजारीबाग, जहाँ पर एक जगह है जिसका नाम है इसको सरैया। ठीक है। ये क्वेश्चन सचिवालय सहायक के एग्जाम में 2015 में पूछ लिया गया है। तो इसको सरैया में हमें क्या पाया गया, तो यहाँ पर भी हमें हस्तकुठार की जो है जानकारी मिली। और बिल्कुल इसी के पास ही एक जगह है देहांगी। ठीक है, जहाँ से भी हमें क्या मिला है, हस्तकुठार की यहाँ पे प्रमाण मिले हैं। ठीक है। उसके बाद आपको इसको सरैया में ही भूल भुलैया का भी हमें प्रमाण मिला है 1991 में। ठीक, भूल भुलैया क्या है, तो भाई एक ऐसी आकृति है जहाँ पे भूल भुलैया से प्रतीत होता है, वो हमें प्रमाण कहाँ से मिला है, इसको सरैया में मिला है। ठीक है। फिर अगर आप देखोगे तो आपको गढ़वा का जिला दिखेगा। ठीक है, यहाँ, और यही इकलौता जिला है गढ़वा का जो कि आपका बॉर्डर बनाता है किसके साथ, उत्तर प्रदेश के साथ। झारखंड का इकलौता जिला जो कि उत्तर प्रदेश के साथ अपना बॉर्डर साझा करता है। इसके अलावा कोई भी जिला उत्तर प्रदेश के साथ बॉर्डर नहीं बनाता है। ठीक है। तो गढ़वा जिला में हमें क्या मिला, तो यहाँ पर एक जगह है यहाँ पे, ठीक है, जिसका नाम है भवनाथपुर। क्या नाम है, भवनाथपुर। तो भवनाथपुर में हमें क्या मिला है, तो यहाँ पे कुछ शैल चित्र की हमें आकृतियाँ मिली है, जिसमें पशुओं को बना के दिखाया गया है। ठीक है, जिसमें किसे दिखाया गया है, पशुओं को। तो और गुफा भी मिले हैं। ठीक है, तो गुफा मिले हैं जिसके अंदर हमें शैल चित्र की आकृतियाँ मिली है और उसमें पशुओं को हमें यहाँ पे दर्शाया गया है। तो गढ़वा के बाद हम आते हैं हजारीबाग। हजारीबाग में एक जगह है दूध पानी। ठीक है, और यहाँ पे 1894 में आपका उत्खनन हुआ। 1894 में क्या हुआ, यहाँ पे उत्खनन हुआ, जिसमें हमें 8th सेंचुरी की, 8वीं सदी की, ठीक है, लेख मिले थे। 8वीं सदी के लेख मिले थे। ठीक है, तो इतनी सारी चीज़ें जो आपको यहाँ पे आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट ने जो खुदाई वगैरह की, वो चीज़ें हमें इधर उधर से मिले। ठीक है, अब आते हैं आपके धनबाद। धनबाद में एक जगह है जहाँ नाम है करुआ। उस ग्राम का क्या नाम है, करुआ ग्राम, जहाँ पे हमें बुद्ध स्तूप मिला था खुदाई के बाद, बुद्ध स्तूप। ठीक है, ठीक है। उसके बाद आपके हजारीबाग में अभी जस्ट 2 साल पहले खुदाई हुई है, जहाँ पे एक बुद्ध की प्रतिमा मिली है जो कि जमीन को स्पर्श करते हुए मुद्रा में है। बुद्ध की प्रतिमा किस मुद्रा में है, जमीन को स्पर्श करते हुए मुद्रा में। तो देखो, पढ़ने का तरीका तो कई सारा है, लेकिन अगर हम डिस्ट्रिक्ट वाइज, यानी कि जहाँ पे जो चीज़ें मिली, अगर उसे मैप में हम नोट डाउन करके पढ़े तो वो चीज़ें हमें ज़्यादा लंबे समय तक याद रहती है। ठीक है, इसलिए मैं सारी आपको जितनी भी आर्कियोलॉजिकल चीज़ें मुझे मिली हैं, जितने भी यहाँ पे पुरातात्विक स्रोत हमें यहाँ पे प्राप्त हुए हैं, वो सारी चीज़ें मैं आपको मैप के थ्रू यहाँ पे बता रहा हूँ। फिर आते हैं, आपका एक जगह है जिसका नाम है चतरा। ठीक है, तो ये रहा आपका चतरा, जो हजारीबाग के बिल्कुल निकट है। ठीक है, और इस चतरा में आपको बिल्कुल इस बॉर्डर की तरफ ही कहीं पर है, जहाँ पर आपको क्या मिला है, एक जगह नाम है प्रतापपुर।
ठीक है, जहाँ पे आपको मुगल कालीन कुंपा मिला है। क्या मिला है हमें? मुगल कालीन कुंपा। ठीक है, और कहा जाता है कि ये कुंपा का किला है। ठीक है, तो मुगल कालीन कुंपा का किला है। ये किला किसने बनाया था, कब बना था? ठीक है, कौन उस वक्त यहाँ पे राजा थे, कौन शासन कर रहे थे? क्या यहाँ पे सिंह वंश का शासन था, या फिर यहाँ पाल वंश का शासन था, या फिर यहाँ पे मान वंश का शासन था? ये सारी चीज़ें हम देखेंगे। ठीक है, तो देखो इतनी बात तो हमें समझ में आ गई। अब आपका एक और बात आपको याद रखना है कि हमें अशोक का 13वां शिलालेख यहाँ से मिला है। ठीक है, अशोक का 13th शिलालेख हमें यहाँ से मिला है, जिसमें हमें झारखंड की जानकारी मिलती है। यहाँ पे झारखंड में जानकारी यहाँ पे क्या मिलती है, हमें ये बताया गया है कि अशोक ने धम्म के प्रचार के लिए यहाँ पे लोगों को भेजा था। धम्म के प्रचार में यहाँ पे लोगों को भेजा था। तो आपसे पूछा जा सकता है कि अशोक के कितने शिलालेख में झारखंड में धम्म के प्रचार की चर्चा की गई है? तो वो शिलालेख कितनी है? 13वें शिलालेख। ठीक है, तो इतनी चीज़ जो हमें मिली है वो क्या मिली है यहाँ पे? ये सारी पुरातात्विक स्रोतें हमें यहाँ पे मिली है। अब बात आती है कि भाई पुरातात्विक स्रोत के अलावा और क्या चीज़ें हो सकती है। तो देखो, जैसे मान लो कि आज मैं सपोज करूँ कि हमारे पास कोई टेक्नोलॉजी नहीं है, कोई भी चीज़ें नहीं है। ठीक है, ना मोबाइल है ना कुछ है। आज इस स्थान पे मैं बैठा हूँ, और आज से अगर 100 साल बाद अगर मुझे कुछ लोगों को ये पता करना हो कि यहाँ पे क्या क्या चीज़ें चल रही थी, किस तरीके का यहाँ पे रहन सहन था, किस तरीके का अनाज लोग खाते थे, या फिर कैसे घरों में लोग रहते थे, तो ये क्या करेगी? आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट इस चीज़ों की खुदाई करेगी। और जब उन्हें यहाँ पे ईंटें का अवशेष मिलेगा तो ये बताएंगे कि हाँ भाई, यहाँ पे ईंट था जो 1:2:3 के अनुपात में था, या 1:2:1 के अनुपात में था, किसी भी अनुपात में ईंटें यूज की जाती थी। यहाँ पे ड्रेनेज सिस्टम ऐसा था। तो पुरातात्विक स्रोत के अलावा और क्या चीज़ें हो सकती है? ठीक है, हो सकता है कोई एक किताब लिखी गई हो और वो किताब हमें मिल जाती है कई सालों बाद, या फिर उस किताब में किसी चीज़ की चर्चा कर दी गई है, तो हमें ये पता चलता है कि हाँ, यहाँ पर ये सब सारी चीज़ें होती थी। तो पुरातात्विक स्रोत के बाद जो दूसरा तरीका होता है किसी भी इतिहास के पन्नों को उलटने का, वो होता है साहित्यिक स्रोत। ठीक, अब साहित्यिक स्रोत भी हमारे जो होते हैं वो 2 टाइप के हैं। ठीक है, पहला टाइप है आपका, जो पहला टाइप है आपका साहित्यिक स्रोत का, वो है आपका धार्मिक। ठीक है, धार्मिक का मतलब कुछ धार्मिक पुस्तकें होंगी। तो धार्मिक जो है साहित्यिक स्रोत, उसमें क्या क्या चीज़ें हैं जो हमें यहाँ पर देखने को मिली हैं। और दूसरा क्या है? गैर धार्मिक, गैर धार्मिक साहित्यिक स्रोत। तो धार्मिक साहित्यिक स्रोत में क्या आ गया? जैसे आपके अथर्ववेद में क्या चर्चा की गई है झारखंड के बारे में। ठीक, ओके, आपके उत्तर वैदिक में झारखंड के बारे में क्या कहा गया है, आपके वैदिक साहित्य में झारखंड के बारे में क्या कहा गया है, ये सारी चीज़ें। तो वैदिक साहित्य में झारखंड को, जो छोटा नागपुर जो क्षेत्र है झारखंड का, जिसे पूरे क्षेत्र को हम क्या कहते हैं? छोटा नागपुर, क्योंकि छोटा नागपुर जो पठार है उसके आसपास के ये सारी जो जिले हैं वो अवस्थित है। तो वैदिक में इसे क्या कहा गया है? इसे कहा गया था कीकट। झारखंड के लिए यानी छोटा नागपुर के लिए कौन सा शब्द का प्रयोग हुआ था? कीकट शब्द का प्रयोग हुआ। तो ये अंदाजा लगाया जाता है कि वैदिक साहित्य के समय लोग इस जगह को कीकट के नाम से जानते थे। और उत्तर वैदिक में इस जगह को क्या कहा गया? उत्तर वैदिक में कहा गया व्रात्य प्रदेश। ठीक है, ये सारे क्या है? धार्मिक ग्रंथ। अथर्ववेद में झारखंड को क्या कहा गया? तो अथर्ववेद में झारखंड को कहा गया कीकट प्रदेश। अथर्ववेद में भी झारखंड को किस नाम से जाना गया है? कीकट, कीकट प्रदेश। ओके, और व्रात्य प्रदेश, और क्या कहा गया है इसे? अंगबंग। तो 2-3 तरह के नाम यहाँ पे देखने को मिले हैं अथर्ववेद में। ठीक है, उसके बाद हम आते हैं कि महाभारत जो आपकी पुस्तक है उसमें दिग्विजय पर्व में छोटा नागपुर को क्या कहा गया है? तो उसे छोटा नागपुर को पुंडरिक कहा गया। तो क्वेश्चन पूछा गया था कि महाभारत में छोटा नागपुर के लिए कौन से शब्द की चर्चा की गई है? तो पुंडरिक शब्द के लिए। ठीक है, तो ये हो गया। अब उसके बाद आते हैं कि भाई गैर धार्मिक स्रोत जैसे कौन कौन से हैं? जैसे आपके जहांगीर। ठीक है, जहांगीर की आत्मकथा जो है तुझुके जहांगीरी, उसमें झारखंड को क्या कहा गया है? तो उसमें झारखंड को क्या कहा गया है? तो सिंपल वो एक लौता किताब है जिसमें झारखंड को सबसे पहले झारखंड के नाम से ही पुकारा गया था। ठीक है, उन लोगों का मानना था कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा झाड़ है, बहुत ज़्यादा वृक्ष हैं, बहुत ज़्यादा जंगल है, तो उन्होंने उसका नाम क्या रख दिया? झारखंड। अब आपको गैर धार्मिक में और क्या क्या चीज़ आ सकती है? जैसे कि एक लेखक है बॉरमैन। ठीक है, एक लेखक क्या है? उनका नाम है बॉरमैन। ठीक है, उनकी एक पुस्तक है द न्यूलिथिक पैटर्न इन द हिस्ट्री ऑफ इंडिया में झारखंड के बारे में जो चर्चा की गई है वो किसकी चर्चा की गई? वो 12 तरह के हस्त कुठारों की चर्चा की गई।
ठीक है, हस्त कुठार, 12 तरह के हस्त कुठारों की यहाँ पे चर्चा की गई है। तो हम देख सकते हैं कि झारखंड के बारे में आपके जो स्रोत निकल के आ रहे हैं वो कहाँ से आ रहे हैं, पुरातात्विक स्रोत और आपके साहित्यिक स्रोत। साहित्यिक में भी क्या, धार्मिक और गैर धार्मिक स्रोत। तो ये सारी चीज़ें हमें क्या करनी होंगी, याद करनी। अब आते हैं थोड़ा कि झारखंड का जो शाब्दिक अर्थ है उसका मतलब क्या है, तो जंगल झाड़ वाला क्षेत्र। और झारखंड क्यों फेमस है, क्योंकि यहाँ पे 32 जनजातियों का निवास है, जिसमें से 8 जनजातियां जो हैं आदिम जनजातियों में मानी जाती है, आदिम जनजातियां मानी जाती है। ठीक है, आदिम जनजातियां क्यों माना गया, क्योंकि इतनी पुरानी है कि अब इनकी संख्या लुप्ति के कगार पे है। ठीक है, जैसे मैं बात करूं बंजारा जनजाति की, तो ये तकरीबन 300 के आसपास बचे हुए हैं। ठीक है, और भी बहुत सारी जनजातियां, तो जनजातियों के बारे में थोड़ा देर बाद जानेंगे, लेकिन मैंने ये बता दिया आपको कि यहाँ पे 32 तरह की जनजातियां पाई जाती हैं। जंगल झाड़ वाला क्षेत्र है, और मुगल काल में इस क्षेत्र को कुकड़ा के नाम से जाना जाता था। ब्रिटिश काल में यह झारखंड के नाम से जाना जाने लगा। पुराण कथाओं का भी इतिहास का हिस्सा मानने वाले इतिहासकार के अनुसार वायु पुराण में छोटा नागपुर को मुरंड तथा विष्णु पुराण में मुंड कहा गया है। ठीक है, तो वायु पुराण हमारा क्या हो गया, धार्मिक स्रोत, विष्णु पुराण हमारा क्या हो गया, धार्मिक स्रोत। इसमें इसे क्या किया गया है, मुरुंड और मुंड, ये बात आपको ध्यान रखनी है। अब आगे देखते हैं। अब आगे आते हैं कि आपका महाभारत काल में छोटा नागपुर का नाम क्या था, पुंडरीक देश था। ठीक है, जैसा कि मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया, तो महाभारत काल में हमें इसने क्या कहा था, पुंडरीक शब्द या पशु भूमि से कहा जाता था। अब चीनी यात्री थे फाहियान, जो 399 ईस्वी में बौद्ध ग्रंथों की खोज में भारत के अनेक विवरण मिलता है यहाँ पर। ठीक है, वह 411 ईस्वी तक भारत में रहा। वह चंद्रगुप्त द्वितीय का शासनकाल था। तो आपसे पूछा जाता है क्वेश्चन हिस्ट्री में कि चंद्रगुप्त द्वितीय के समय कौन सा चीनी यात्री भारत आया था, या फिर कौन सा विदेशी यात्री भारत आया था, तो वो कौन थे, फाहियान। फाहियान ने छोटा नागपुर क्षेत्र को कुकुट लॉर्ड कहा है। ठीक है, पूर्व मध्यकालीन संस्कृत साहित्य में छोटा नागपुर को कलिंग देश कहा जाता था। तो आप देख रहे हो छोटा नागपुर क्षेत्र जो है ये पूरा झारखंड का क्षेत्र, जिसे कई सारे लोगों ने अलग अलग नामों से इसको पुकारा है, कई लोगों ने अलग अलग नामों से इसे मेंशन किया है। तो अब चीनी यात्री है चुआन चियान, जो कि 630 से 644, ईरानी यात्री अब्दुल लतीफ और ईरानी धर्माचार्य मुल्ला भवान, और ये बिशप हिबर 1824 में यात्रा के विता में छोटा नागपुर का राजमहल का जिक्र है। तो छोटा नागपुर में एक जगह है, ठीक है, जिसके बारे में ये बात कर रहा है। अब देखते हैं वो कहाँ है, राजमहल। तो ये जो आपका राजमहल है ना, ये आपका यहाँ है। ठीक है, राजमहल बिल्कुल यहाँ साहिबगंज। ठीक है, तो राजमहल का जो जिक्र है वो कहाँ पे है, ये सारे बुक्स में इन लोगों ने किया है। ठीक, आगे आते हैं। मध्यकाल के इतिहास में ये चर्चा खास तौर पर दर्ज है कि खोखरा देश में हीरे और सोना पाए जाते थे। ठीक है, तो अब हीरे और सोना पाए जाते थे, क्या इस बात में कोई सत्य है, क्या जरा सा भी सत्य है? तो हाँ भाई, रांची से एक नदी का उद्गम होता है जिसका नाम है स्वर्ण रेखा नदी। ठीक है, जो कुछ यूं बहते हुए अपने वेस्ट बंगाल की तरफ ये निकल जाती है। तो स्वर्ण रेखा नदी में कहा जाता है कि यहाँ पर जो है सोने पाए जाते थे। ठीक है, और हीरे के बारे में किसी नदी के बारे में मेंशन नहीं है, इसलिए आपसे कमीशन कोई भी झारखंड का क्वेश्चन नहीं पूछेगा। लेकिन यहाँ के राजाओं का मानना था, जो चाहे वो मुगल शासक हों, ठीक है, चाहे वो आपके दिल्ली सल्तनत के जितने भी शासक हों, उनका लोगों का मानना था कि झारखंड में जो है वो सफ़ेद हाथी पाए जाते थे, तो वो जो कि उनके युद्ध में उनको काफ़ी मदद करते थे। ठीक है, तो कई सारी चीज़ें हैं, लेकिन जो ऑथेंटिक चीज़ है वही मैं आप लोगों को बताऊंगा यहाँ पे। अब बात करते हैं कि बिहार का डिस्ट्रिक्ट गजेटियर, ठीक है, हजारीबाग अध्याय 4 के पेज 65 में उल्लेख है कि असुरों का राजा जरासंध अपने शत्रुओं को पराजित कर झारखंड के जंगल में छोड़ देता था। ठीक है, मैंने जैसा कि कहा कि यहाँ पे भाई हाथी पाए जाते थे, सफ़ेद हाथी पाए जाते थे, और कई खूंखार जानवर पाए जाते थे। जंगलों का क्षेत्र है तो जंगल है काफ़ी, तो जाहिर सी बात है कई सारे जो खूंखार जानवर भी होंगे, तो इसलिए वो छोड़ देते थे, क्योंकि भाई उन्हें लगता था कि यहाँ पे जो जंगली जानवर है, खूंखार जानवर है, वो उन्हें मार देंगे। मुगल काल के दस्तावेज में झारखंड की ऐतिहासिक पहचान के प्रमाण मिले हैं। अब ये बुक आपके लिए यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, मैं इसे थोड़ा मार्क कर देता हूँ। बुक का नाम है इंपीरियल गजेटियर ऑफ इंडिया में झारखंड को भौगोलिक पहचान इस प्रकार से की गई है: छोटा नागपुर इंक्लूडिंग द ट्रिब्यूटरी स्टेट्स ऑफ छोटा नागपुर एंड उड़ीसा इज द कॉल्ड झारखंड इन द अकबरनामा। ठीक, तो अकबरनामा में क्या कहा गया है इसे, ठीक, ये आपके सामने बताया गया है। अब बोला गया झारखंड ऐतिहासिक क्षेत्र के रूप में मध्य युग में उभर कर सामने आया। झारखंड का पहला उल्लेख 12वीं शताब्दी में नरसिंह देव गंगा के राजा के शिलालेख से मिलता है। ओके, और उसके बाद फिर आपको 13वीं शिलालेख में आपको
अशोक के शिलालेख से भी झारखंड के राज्य की जानकारी मिलती है। लेकिन पहली जानकारी जो मिली है वो कहाँ मिली है, तो वो मिली है झारखंड का पहला उल्लेख 12वीं शताब्दी का नरसिंह देव गंगाराज के राजा शिलालेख में मिला है। यह दक्षिण उड़ीसा में पाया गया है। ठीक है, तो दक्षिण उड़ीसा में पाया गया, उसमें दक्षिण झारखंड का उल्लेख है। तो उड़ीसा का भाग जो है वो झारखंड के किस तरफ है मैं पहले ये बता दूं ताकि ये चीज़ें आपको क्लियर हो जाए। ठीक है, देखो ये तो हमारा यूपी हो गया। ठीक है, इस तरफ हमारा हो गया क्या, छत्तीसगढ़। नीचे की तरफ ये हो गया उड़ीसा। उड़ीसा से ये सटा है मयूरभंज का इलाका। ठीक है, मयूरभंज जो कि अपने आयरन ओर के लिए काफ़ी ज़्यादा फेमस है। यही कारण है कि ये सेम बेल्ट में आ जाते हैं। ठीक है, ये धारवाड़ जो क्रम की चट्टानें होती हैं ये इतनी दूर में पाया जाता है, जिसके कारण ईस्ट सिंहभूम और वेस्ट सिंहभूम में आपको आयरन और ओर बहुत ज़्यादा पाया जा रहा है। ये जो एरिया है ये यूरेनियम के लिए फेमस है। यहाँ पे यूरेनियम का जो है वो उत्खनन हो रहा है और यूरेनियम का यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा मात्रा पाया जाता है। अब हम बात करते हैं कि आपको जो इसमें बताया गया है, तो उड़ीसा का स्थान आपको पता चल गया। दक्षिणी उड़ीसा मतलब नीचे का हिस्सा। ठीक है, अब क्या बोला गया है कि यानी उस वक्त उत्तर झारखंड की भी पहचान थी, जो उड़ीसा के पश्चिम पहाड़ी जंगल क्षेत्रों से लेकर के छोटा नागपुर, संथाल परगना, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के पूर्वी भाग तक फैला हुआ था। तो आपने मध्य प्रदेश देख लिया, आपने उत्तर प्रदेश देख लिया, गढ़वा से सटा हुआ है, और जस्ट झारखंड के ऊपर का जो हिस्सा हुआ, ठीक है, झारखंड के ऊपर का जो ये हिस्सा हुआ, ये पूरा यहाँ से, ये पूरा किसके है, कौन से बॉर्डर से टच करता है, बिहार से, और गंगा नदी पर प्रवाहित होती है ये यहाँ से। ठीक है, साहिबगंज से होकर निकल जाती है। ये तकरीबन 12 किलोमीटर तक झारखंड के एकमात्र जिले साहिबगंज से प्रभावित होती है। और उसके बाद ये वाला जो एरिया हो गया, ये हो गया आपका वेस्ट बंगाल। ठीक है, तो झारखंड का जो मैक्सिमम बॉर्डर जो शेयर होता है, झारखंड स्टेट का जो मैक्सिमम बॉर्डर शेयर होता है वो किसके होता है, वेस्ट बंगाल के साथ होता है। ठीक है, उसके बाद बिहार के साथ होता है, फिर उड़ीसा के साथ होता है, फिर छत्तीसगढ़, और फिर सबसे कम यूपी। ओके, तो इतनी बातें हमें यहाँ तक समझ आ गई। अब हम बात करते हैं आगे की। हाँ, उड़ीसा के पश्चिम क्षेत्र के राजाओं, ठीक है, उड़ीसा के जितने भी पश्चिमी क्षेत्र के राजा थे उन्हें झारखंडी राजा कहा जाता था। ठीक है, फिर बोला गया 15वीं सदी के अंत तक एक बहमनी सुल्तान ने झारखंड सुल्तान या झारखंडी शाह का पदवी ग्रहण कर लिया था। बहमनी सुल्तान थे एक, उनका नाम कहीं पे भी नहीं है। ठीक है, इसलिए बस आपको इतना याद रखना है कि आपसे क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है कि कहाँ के सुल्तान ने झारखंड के मतलब झारखंडी सुल्तान का पदवी ग्रहण कर लिया था, तो वो बहमनी सुल्तान थे। ठीक है, उसका अर्थ यह है कि उस वक्त मध्य प्रदेश के जंगल क्षेत्रों को भी झारखंड के नाम से जाना जाता था। तो जैसा आपको पता है कि मध्य प्रदेश का क्षेत्र जो है, जैसा कि आपने अभी देखा होगा मैप में, ये वाला पूरा एरिया, ये भी एरिया किस नाम से जाना जाता था, झारखंड के नाम से जाना जाता था। ये बात हो रही है आपके 12वीं सदी। अब हम आते हैं आगे। झारखंड से होकर रास्ते उड़ीसा, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश जाते थे। उन मार्गों में सेना, व्यापारी और तीर्थयात्री गुजरते थे। अब देखो, अगर जैसे मान लो मुगल का शासन जो है, या फिर आपके दिल्ली सल्तनत से उन लोगों को बंगाल तक जाना है, तो वो जो आसान रास्ता होता था, वो पैदल जो जाते थे सैनिकों, उनके लिए जो आसान रास्ता होता था वो झारखंड होके ही गुजरता था। तो तीर्थयात्री, व्यापारी सभी यहाँ से गुजरते थे। चैतन्य चरितमृत में उसका वर्णन मिलता है। तो किस में वर्णन मिल रहा है, चैतन्य चरितमृत, कि भाई इस यहाँ से मार्गों से सेना, व्यापारी और तीर्थयात्री जाया करते थे। कुछ इतिहासकारों का यह भी मानना है कि शेर शाह की चेरों से जो लड़ाई हुई थी वह झारखंड के मार्ग को लेकर के थी। तो शेर शाह सूरी जो है वो झारखंड के मार्ग से बंगाल जाना आना वो करते थे। ठीक है, शेर शाह सूरी जिनका जन्म कहाँ हुआ था, सासाराम में हुआ था, और बिहार में वो राज कर रहे थे, और उन्होंने हुमायूं को काफ़ी सालों तक बहुत परेशान किया था। ये आप लोगों ने ये पढ़ा होगा। तो उनका भी झारखंड को मार्ग को लेकर के यहाँ पे चेरो वंश जो है शासन कर रहे थे। ठीक है, चेरो शासक, उनसे उनकी झड़प होते रहती थी। मध्यकाल के बाद इतिहास बताता है कि उस झारखंड की अवधारणा एक क्षेत्र विशेष के रूप में सिकुड़ने लगी। ठीक है, तो सिकुड़ने लगी मतलब भाई झारखंड की अवधारणा जो है वो कम होने लगी थी। पंचेत से लेकर राजमहल तक का क्षेत्र झारखंड के नाम से जाने लगा। पंचेत आपका कहाँ है, तो पंचेत है आपका, बिल्कुल मैप में दिखा दूं मैं आपको। तो पंचेत का जो आपका रास्ता हुआ, ये हुआ यहाँ से, ये पूरा एरिया पंचेत का कहलाता था। ठीक है, बोकारो कुछ एरिया और यहाँ से कुछ एरिया, ये पंचेत कहलाता था।
ठीक है। यहाँ पे जो राजा थे, उनका राजा यहाँ पे जो राज करते थे वो मानभूम के राजा जो थे यहाँ पे राज करते थे। ठीक है, अब हम आगे आते हैं। तो ये तो हमने कर लिया, ओके। तो उसके बाद यहाँ पे बोला गया है कि हिंदू राजमहल तक झारखंड के नाम से जानते हैं। उसमें रोहतास के किले से राजमहल के गंगा किनारे तक का क्षेत्र भी शामिल है। जैसे मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया कि राजमहल के जो गंगा जहाँ से प्रवाह होती है वहाँ तक का क्षेत्र, ठीक है, रोहतास के किले से राजमहल के गंगा के तक का क्षेत्र जो है वो उस क्षेत्र में शामिल है। हिंदू धर्म के प्रचार के दौरान वैद्यनाथ धाम के बाबा झारखंडी महादेव कहलाए। ठीक है, हिंदू धर्म का प्रचार आपको पता होगा, यहाँ पे एक बाबा धाम है, ठीक है, जहाँ पे काफ़ी शिव भक्त आते हैं। बिहार विभाजन से बने अलग झारखंड के संदर्भ में तो देवघर का बाबा धाम अब 2 राज्यों में 2 विशिष्ट संस्कृतियों में संगम स्थल के रूप में अपनी पहचान बना सकेगा। अभी आपको अगर करंट में आपको पता हो तो आप नीति आयोग ने देवघर को सेलेक्ट किया है क्या करने के लिए, तो बेस्ट टूरिज्म प्लेस बनाने के लिए सेलेक्ट किया, और यहाँ पे नीति आयोग जो है अपना खर्च करेगी और इसे टूरिस्ट प्लेस बनाएगी। लाखों शिव भक्तों द्वारा हर साल सावन में सुल्तानगंज भागलपुर बिहार से कांवर गंगा का पानी लेकर देवघर झारखंड के शिव पर चढ़ाया जाता है। तो अब मैं आपको देवघर थोड़ा दिखा दूं मैप में ताकि आपको ध्यान रहे। ठीक है, हमें हर हाल में अगर झारखंड के इतिहास और झारखंड के भूगोल, झारखंड की नदियां, झारखंड के पहाड़ को जानना है तो हमें मैप के थ्रू ही पढ़ना होगा। मैप अगर आपको याद हो गया, ये रहा आपका देवघर, ठीक है, और यहाँ जो है ऊपर की तरफ है आपका सुल्तानगंज। तो यहाँ से लोग जल लेकर के बाबा धाम आते हैं और ये चढ़ाते हैं। ठीक है, जैसे मान लीजिए कि कोई इंसान यहाँ धनबाद से गया तो वो जाएगा देवघर से होते हुए बाहर निकलेगा और यहाँ से जल लेकर के आके बाबा धाम के ऊपर जल जो है ये अर्पित करेंगे। ठीक है, तो देवघर का एक बहुत बड़ा महत्व है झारखंड के लिए, ये आपको याद रखना है। ठीक है, ये तो खैर बोला गया है कि भाई बंटने के बावजूद 2 राज्यों के अन्यो न्यायश्रित संबंधों के सबसे बड़े प्रतीक शिव होंगे। तो वाकई कई बहुत बड़ी बात है कि भाई बिहार के लोग, झारखंड के लोग, कि सभी लोगों की आस्था जुड़ी हुई हमारे कहाँ से, बाबा धाम से, जो कि हमारे देवघर में स्थित है। और लोग बहुत बड़े मात्रा में यहाँ पे झारखंड में आते हैं और अपना शिव को जल अर्पण करते हैं और उनका आशीर्वाद लेते हैं। तो झारखंड में और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जानने को, जैसे आपका जो झारखंड का पूरा बेल्ट है, जैसे मैंने यहाँ बताया आयरन ओर पाया जाता है। तो भाई कोल कहाँ पाया जाता है, तो ये धनबाद का एक क्षेत्र है झरिया, ठीक है, जहाँ जिसे आप कह सकते हैं कि भाई यहाँ पे 1880 से कोयले का उत्खनन हो रहा है और अब तक चालू है। यानी कि 1880 से इस क्षेत्र में आग लगी हुई है और अब तक यहाँ पे लोग जो है कोयला निकाल रहे हैं और धीरे धीरे वो क्षेत्र कोयले का बढ़ता ही जा रहा है। ठीक है, तो आपका एक हमारा झारखंड का सबसे लंबी नदी है जिसका नाम है आपका दामोदर नदी, जो कि लातेहार के तोरी से प्रवाहित होती है, शुरुआत होती है और ये हजारीबाग, रामगढ़, बोकारो, ठीक है, धनबाद होते हुए ये जाकर के यहाँ बंगाल की खाड़ी में मिल जाती है। ठीक है, तो बंगाल यानी कि बंगाल चली जाती है, उसका फिर बंगाल की खाड़ी में जाके मिल जाती है। तो इस नदी का, ये नदी को कहा जाता है कि ये जो नदी है आपकी दामोदर नदी, इसका जो साइड एरिया है ये पूरी तरह से कोल बेल्ट एरिया है। ठीक है, तो कोयला जो पाया जाता है वो रामगढ़ में भी पाया जाता है, हजारीबाग में भी पाया जाता है, बोकारो में पाया जाता है, लेकिन आप देख रहे हैं कि प्रवाह इसका जो सबसे ज़्यादा हुआ है वो कहाँ हुआ है, धनबाद में। तो धनबाद इसलिए कोल कैपिटल ऑफ इंडिया, देश की कोयला राजधानी के नाम से जाना जाता है। ठीक, तो बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे कि अगर मैं बात करूँ कि कोडरमा का ये वाला बेल्ट, कोडरमा का ये वाला बेल्ट जो है, ठीक है, ये वाला इतनी, ये माइका के लिए बहुत फेमस है। यहाँ पे माइका जो है वो बहुत ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है। उसके बाद अगर मैं बात करूं कि भाई यूरेनियम जो है ईस्ट सिंहभूम के इस एरिया में पाया जाता है, तो मैप के थ्रू हम यहाँ के खनिज संपदा को भी देख सकते हैं। मैप के थ्रू हम यहाँ के पूरी जितनी भी भौगोलिक स्थिति है हम उसके जायजा ले सकते हैं, देख सकते हैं कहाँ पे क्या हो रहा है। मैप के थ्रू हम इतिहास का भी पता लगा सकते हैं कि भाई सब जो राजा थे यहाँ पे हुआ करते थे, चाहे वो आपके सिंह वंश के हो या फिर पाल वंश के हो, किसी के भी राजा, उन्होंने कहाँ कहाँ शासन किया, ये बहुत सारी चीज़ें हम यहाँ पे पढ़ सकते हैं। तो चलिए अगले सेशन में मुलाकात करते हैं आपसे, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।